नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोविजिलेंस के एमसीक्यूज करेंगे, जो कि हमारा बी फार्मा का एक सब्जेक्ट है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सब्जेक्ट दिया गया है, उसके सिलेबस में ये सब्जेक्ट दिया गया है और इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप इस क्लास में जितने भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो इससे ज्यादा जो है वो फार्माकोविजिलेंस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में इस सिलेबस से, इस सब्जेक्ट से पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है फार्मासिस्ट रेलवे का, और इसमें आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एक यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा फार्माकोविजिलेंस। तो जो भी स्टूडेंट इस समय डी फार्मा सेकेंड ईयर नए वाले सिलेबस से पास करके आ रहे हैं उन्होंने इस चैप्टर को जो है पढ़ा होगा, लेकिन ये अलग से जो है एक सब्जेक्ट दिया गया है बी फार्मा में कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। चलिए, तो आज की जो क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टेबल देखना है, और इस टेबल से जो है बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है फार्माकोविजिलेंस से। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई नई दवाई बनती है तो उसको आने में जो है बहुत ज्यादा समय लगता है, और उसको लेके क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। ठीक है, तो देखिए, जो अपने यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल होता है इसको जो है 2 पार्ट में जो है वो इसको जो है वो इसको जो है यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्री क्लिनिकल और एक आपका होता है पोस्ट क्लिनिकल। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है ये जो है हमेशा जो है वो जानवरों पे जो है वो किया जाता है, और एक बार पता लग जाता है कि जो हमने यहाँ पर नई दवा बनाई है ये जो है काफी हद तक जो है वो जानवरों पे सुरक्षित है, उसके बाद जो है उसको इंसानों पे किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल जो कि इंसानों पे नहीं होता है, जानवरों पे होता है। उसके बाद जो है पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है ये आपका 4 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ठीक है, टोटल 4 फेज में जो है आपका पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल होता है। फेज 1 में क्या होता है, क्या लिखा गया इसको जो है, इसको ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी भी कहा जाता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो आपका यहाँ पर फेज 1 का क्लिनिकल ट्रायल होता है इसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर दवा है, नई मॉलिक्यूल है जो कि जानवरों पे जो है वो पास हो चुकी है, उसको जो है पहली बार स्वस्थ लोगों पे जो है उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। 20 से लेके 100 ये संख्या आपको याद रखनी है। 20 से लेके 100 स्वस्थ लोगों पे जो है उस जो है यहाँ पर नई जो आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल है, नई दवा जो है उसका ट्रायल किया जाता है। ठीक है, इसका पर्पज जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, इसका जो है अधिकतम डोज जो है वो कितना हो सकता है इंसानों में। ठीक है, इसके बाद आपका फेज 2 आता है। फेज 2 में क्या लिखा गया है, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी। कहने का मतलब यह है कि उस नई दवा को, उस नए मॉलिक्यूल को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया है, जिस बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो उस बीमारी से जो यहाँ पर पीड़ित मरीज होते हैं उनके ऊपर जो है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका जो ट्रायल है वो किया जाता है। 100 से लेके 150 पेशेंट पे जो है वो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है फेज 2 में, और एक सिंगल सेंटर पे, मतलब किसी एक ही हॉस्पिटल में, किसी एक ही केंद्र पे जो है 100 से लेके 150 पेशेंट पे जो है वो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। जब कोई नई दवा मॉलिक्यूल फेज 1 को पास कर जाती है तो फेज 2 में आती है, और फेज 2 में 100 से लेके 150 जो आपके पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो होता है। और इससे ये प्रूव होता है कि जो आपका उसका डोज होगा दवाई का, ठीक है, वो कितना होगा, उसके यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है, इस चीज का जो है वो यहाँ पर पता लग जाता है। ठीक है, एक बार जब आपकी नई दवा, नई जो आपका मॉलिक्यूल है वो आपका फेज 2 पास कर गया, उसके बाद जो है आपका फेज 3 आता है, इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी। मतलब जो देखिए, जो हमें रिजल्ट फेज 2 में देखने को मिला है उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, उसी दवा को, उस नए मॉलिक्यूल को जो है बहुत सारे मरीजों पे जो है अलग अलग सेंटर पे जो है उसका ट्रायल किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अंत में है आपका फेज 4 जिसको कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी कहते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, मार्केट का मतलब क्या है, बाजार, और यहाँ पर सर्विलांस का मतलब क्या है, निगरानी करना। तो जब कोई नई दवा बन जाती है, उसका अप्रूवल मिल जाता है, वो मार्केट में बिकनी शुरू हो जाती है, ठीक है, सभी मरीज उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस समय भी जो है
उससे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसका पता जो है वो लगाया जाता है। उसे उसको जो है ये आपका फेज किस में आता है, फेज 4 में आता है। उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कहते हैं। यहाँ से जो है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो है ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज को कहा जाता है, फेज 4 को कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा फेज है क्लिनिकल ट्रायल का, वो है आपका फेज 4। तो अगर कोई नई दवा आती है मार्केट में, ठीक है, और वो यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, मरीजों द्वारा जो है उसका प्रयोग हो रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद जो है अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल गया, तो उस दवा के ऊपर क्या होता है कि उस दवा के ऊपर जो है वो सर्विलांस लगा होता है। देखिए इस समय भारत में जितनी भी दवाइयां बिक रही हैं उसमें से अधिकांश दवाइयां जो है समय समय पर बैन होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो है उससे कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है और सरकार जो है उसको बैन कर देती है, क्योंकि उसके पास पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस यानी कि फेज 4 का उसके पास सिस्टम है। ठीक है, तो ये टेबल आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ चुका होगा। अब जो है हम यहाँ से क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस का जो है प्राइमरी गोल क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज ड्रग सेल्स, दवाइयों की बिक्री को बढ़ाना, टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव ड्रग सेफ्टी, तो जो भी आपकी दवाइयां हैं उनकी सेफ्टी को, ठीक है, मॉनिटर करना, उसमें सुधार करना, टू डेवलप न्यू ड्रग, नई दवाइयों को बनाना, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स को आयोजित करना। और आपने इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है, टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव ड्रग सेफ्टी। तो देखिए जो भी क्लास चलती है फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, पीडीएफ जो है आपको फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है, तो आप इस बैच में भी जो है वो ज्वाइन करके किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो आखिरकार एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जो है उसको यहाँ पर रिपोर्ट करने का काम कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करने का जो काम है, ठीक है, उसे जो है डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं उनको जो है, ठीक है, उनको भी जो है फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। इसके बारे में उनको पढ़ाया जाता है कि अगर किसी मरीज में एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है किसी दवा की वजह से, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई जो आपकी चीज है वो क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, स्वतः हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करने का जो सबसे सामान्य मेथड है या फिर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो आपका मेथड है वो है आपका स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको कि क्या करते हैं डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, इसके लिए बाकायदे पोर्टल बना हुआ है, वहां पे जो है, ठीक है, वहां पे जाके जो है उस पोर्टल पे जो है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जो है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। हॉस्पिटल में जो है इसके लिए अलग से जो है एक फॉर्म भी जो है वो होता है, ठीक है, कि अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो डॉक्टर जो है उसकी सूचना फार्माकोविजिलेंस को दे सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एडीआर स्टैंड फॉर इन फार्माकोविजिलेंस। तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, क्या दिया गया है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। बाकी आपके ऑप्शन है एक्टिव ड्रग रिस्पॉन्स, एडवर्स ड्रग रिपोर्ट और एक्टिव ड्रग रेगुलेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम। तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की सूचना देने के लिए स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम जो है इसमें से कौन सा है? बीजीबेस है, क्लिनिकल ट्रायल्स .gov है, पबमेड है या फिर ड्रग बैंक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है आपका बीजीबेस, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, और इस पोर्टल के माध्यम से जो है जो भी आपके डॉक्टर्स हैं वो अगर किसी दवा से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फार्माकोविजिलेंस रेफर टू। तो फार्माकोविजिलेंस जो आपका टर्म है इसका मतलब क्या है? द साइंस ऑफ ड्रग मार्केटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, द साइंस ऑफ डिटेक्टिंग एंड असेसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, द प्रोसेस ऑफ ड्रग अप्रूवल या फिर द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एफिकेसी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, जो भी आपकी दवाइयां हैं उनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करना, उसकी पहचान करना और उसका मूल्यांकन करना फार्माकोविजिलेंस का काम है, इसका फंक्शन, इसका रोल है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ WHO इन फार्माकोविजिलेंस।
तो देखिए जो आपका यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस का जो आपका कॉन्सेप्ट है या फिर ये प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फार्माकोविजिलेंस में इसका क्या रोल है, क्या महत्व है? टू अप्रूव न्यू ड्रग्स, नई दवाइयों को मंजूरी देना। टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड सपोर्ट फॉर ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, तो देखिए ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए गाइडलाइन बनाना, उसके लिए सपोर्ट उपलब्ध करवाना। टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स का आयोजन करना। टू मार्केट ड्रग ग्लोबली, यानी कि जो भी आपकी दवाएं हैं उनका वैश्विक रूप से जो है उनकी मार्केटिंग करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बिल्कुल सही निकाला है। टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड सपोर्ट फॉर ड्रग्स, ठीक है, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को जो है वो हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। देखिए फेज वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स टिपिकली इन्वॉल्व मॉनिटरिंग फॉर सेफ्टी एंड एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो भी आपका क्लिनिकल ट्रायल है या फिर कहें कि पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल है जो कि इंसानों पे होता है, ठीक है, इसमें कितने फेज होते हैं? टोटल 4 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो क्या पूछा गया इसमें से कौन सा ऐसा क्लिनिकल ट्रायल का फेज है जिसमें दवाइयों की सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं और साथ में उसके एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करते हैं? तो देखिए फेज 1 में पहली बार जो आपने नई दवा बनाई है, जो आपने यहाँ पर नया मॉलिक्यूल बनाया है, उसका पहली बार इंसानों पे जो प्रयोग है कब होता है? फेज 1 में होता है। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर फेज 1 में जो है कोई बहुत ही सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उस न्यू मॉलिक्यूल को जो है वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो इंसानों के लिए सेफ नहीं होगा। और फेज 1 जो होता है 20 से लेके 100 स्वस्थ लोगों पे जो है वो किया जाता है, हेल्दी वॉलेंटियर्स पे जो है ये किया जाता है। स्टार्टिंग में टेबल में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म फार्माकोविजिलेंस वाज फर्स्ट यूज बाय, तो जो आपका फार्माकोविजिलेंस शब्द है इसकी जो इसका प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? WHO के द्वारा, FDA के द्वारा, EMA के द्वारा या फिर CDSCO के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो आपका पर फार्माकोविजिलेंस कॉन्सेप्ट है इसकी जो शुरुआत है किसने की थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू ऑनगोइंग, ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब क्या होता है? चलता हुआ, ठीक है, या फिर प्रचलित। ठीक है, इसका मतलब होता है कि चलता हुआ मतलब जो चीज जो है इस समय करंट में चल रही है। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू ऑनगोइंग सेफ्टी इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग आफ्टर दे हैव बीन मार्केटेड। तो क्या लिखा गया? जब कोई नई दवा बन जाती है, टेबल में मैंने आपको बताया है, जब कोई नई दवा बन जाती है उसका अप्रूवल मिल जाता है, वो मार्केट में बिकनी शुरू हो जाती है, उसके बाद भी क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेज 4 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? जो दवाइयां मार्केट में चल रही हैं उनका सेफ्टी इवैल्यूएशन किया जाता है। जब वो मार्केट में उतर जाती हैं, बिकने लगती है, उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस बोलते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो हमेशा जो है एनिमल्स पे की जाती है। फेज 1 ट्रायल में क्या होता है? ये जो है आपका पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल या फिर कहें कि इंसानों पे जो है क्लिनिकल ट्रायल का ये पहला फेज होता है। 20 से लेके 100 स्वस्थ लोगों में जो है, हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो है क्या होता है? फेज 1 का ट्रायल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इस कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो है आपका कौन सा है? फेज 4 वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका इसी कॉन्सेप्ट से, और ये भी जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो है किससे रिलेटेड है? फेज 1 से, फेज 2 से, फेज 3 से या फिर फेज 4 से। तो ये आपका फेज 4 से संबंधित है। जब कोई दवा जो है उसको अप्रूवल मिल जाता है, मार्केट में बिकने लगती है, उसके बाद भी जो है इसके ऊपर सर्विलांस होता है किसका? फार्माकोविजिलेंस का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनवांटेड, अनडिजायरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फार्माकोविजिलेंस को समझने के लिए। ठीक है, चलिए सॉरी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को समझने के लिए। अनवांटेड का मतलब क्या होता है? अवांछित। अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि अवांछित होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया कि अनवांटेड का मतलब होता है कि जो चीज हम चाहते नहीं है वो हमें मिल जाए। अनवांटेड, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन दैट अकर्स ड्यू टू
ड्यूरिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन इज नोन एज। कहने का मतलब ये है कि जो दवा बनी है मार्केट में बिक रही है, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए या फिर किसी भी डिजीज के लिए, बीमारी के लिए, उसका हमें एप्लीकेशन पता है, उसका हमें डोज पता है, हमने उस दवा को किसी मरीज को दिया, उसका डोज भी सही है, उसका एप्लीकेशन भी सही है, लेकिन फिर भी कोई अनवांटेड अनडिजायरेबल इफेक्ट हमें देखने को मिल गया, उसे क्या बोलेंगे? साइड इफेक्ट बोलेंगे, आइडियोसिंक्रेसी बोलेंगे, एंटागोनिज्म बोलेंगे, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनवांटेड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन दैट अकर्स ड्यू टू ड्यूरिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपासला मॉनिटरिंग सेंटर कहां पे है? उपासला मॉनिटरिंग सेंटर कहां पे है? यूएमसी इसको कहा जाता है शॉर्ट में। तो देखिए, फार्माकोविजिलेंस या फिर जो भी आपकी ड्रग सेफ्टी है उसको मॉनिटर करने वाली इंटरनेशनल संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यही है उपासला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ पे है? उसका सेंटर जो है कहाँ पर है? स्वीडन में है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने वाली, इवेल्युएट करने वाली, डिटेक्ट करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? उपासला मॉनिटरिंग सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्वीडन में है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि क्या होते हैं टेराटोजेनिसिटी, क्या होती है टेराटोजेनिसिटी, क्या होती है। रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेराटोजन क्या होते हैं, ठीक है। इस चीज को जो है आपने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में आपने पढ़ा होगा, अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के पुराने वाले स्टूडेंट रहे हैं, जो आपका पुराना सिलेबस था, ठीक है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ थैलिडोमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये क्या होती है? टेराटोजन होती है। ये क्या होती है? टेराटोजन होती है। देखिए, टेराटोजन ऐसी दवाइयां होती हैं, अगर उससे कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो उसके गर्भ में पला जो बच्चा होता है वो विकलांग हो सकता है, उसके पैर हाथ सही से नहीं बनते हैं। जो इस तरह की ड्रग होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेराटोजन। और जो ये घटना होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। डायरेक्ट जो है आपका रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि क्या है, ठीक है, टेराटोजन है। तो क्या है इसका एग्जाम्पल? है थैलिडोमाइड। इस चीज को जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ थैलिडोमाइड, अप्लास्टिक एनीमिया, फोकोमिलिया, लैक्टिक एसिडोसिस या फिर मायोकार्डियल इंफारेक्शन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोकोमिलिया। फोकोमिलिया क्या होता है? तो फोकोमिलिया जो है ये आपका ऐसा एक मेडिकल टर्म है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसने अगर थैलिडोमाइड लिया है या फिर इस तरह का कोई टेराटोजन सब्सटेंस लिया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है। तो देखिए, जो यहाँ पर बच्चा उसके घर में पल रहा होगा, उसके जो है, ठीक है, उसके पैर हाथ जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, वो जो आपका बच्चा है वो क्या हो जाएगा? विकलांग हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? फोकोमिलिया बोलेंगे, ठीक है। तो थैलिडोमाइड का ठीक है, इसका एडीआर क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? फोकोमिलिया। इस चीज को जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। देखिए, इस चीज से जो है एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, किसमें, ठीक है, फार्माकोलॉजी में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो आपके पर क्लोराम्फेनिकोल होता है, इससे क्या होता है? इससे आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। इस चीज को जो है वो मैंने आपको बता रखा है फार्माकोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ क्लोराम्फेनिकोल, तो ये होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि देखिए, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स होती है, कहाँ बनती है? बोन मेरो के अंदर बनती है, ठीक है। तो ये जो है इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, ये क्या करता है कि बोन मेरो को जो है वो सप्रेस कर देता है। उसका जो काम है, यानी कि जो यहाँ पर ठीक है आरबीसी बनती है, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होता है, ये इस चीज को जो है वो कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो क्लोराम्फेनिकोल का जो है इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? अप्लास्टिक एनीमिया। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ फेनफॉर्मिन, ठीक है, फेनफॉर्मिन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है, इनका जो प्रयोग है किसमें होता है? डायबिटीज में होता है। तो फेनफॉर्मिन का एडीआर क्या है? अप्लास्टिक एनीमिया, फोकोमिलिया, लैक्टिक एसिडोसिस या फिर मायोकार्डियल इंफारेक्शन। तो देखिए, फेनफॉर्मिन का जो है इसका एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है लैक्टिक एसिडोसिस। इस चीज को जो है आप याद कर लेंगे, जो भी मैं आपको यहाँ पर एडीआर बता रहा हूँ।
चलिए अगला क्वेश्चन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ रोफीकोक्सिब। तो रोफीकोक्सिब का जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? अप्लास्टिक एनीमिया, फोकोमिलिया, लैक्टिक एसिडो, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस या फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, तो ये 4 एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है आप यहाँ पर याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है इंडियन फार्माकोविजिलेंस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय। ठीक है, तो देखिए इंडियन फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, पीसीआई, एम्स या फिर सीडीएस को। और देखिए सीडीएस को का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में इसी सब्जेक्ट से पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीडीएस को। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोविजिलेंस जो आपका सिस्टम बना हुआ है इसको रेगुलेट मॉनिटर कौन करता है? सीडीएस को करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पीवीपीआई वाज इनिशिएटेड इन। क्वेश्चन क्या है कि भारत में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 2010 में हुई। ठीक है, 2012 में हुई, 2002 में हुई या फिर 1998 में हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 2010। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पीवीपीआई की जो शुरुआत है कब हुई थी? 2010 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनडीए स्टैंड फॉर। ठीक है, तो जो आपका ये टॉपिक है वो आ चुका है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में डी फार्मा सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो देखिए एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेंट, नोवेल ड्रग एप्लीकेशन, न्यू डिवाइस एप्लीकेशन या फिर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज हायर इन। ठीक है, तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो सबसे अधिक किस में हो सकता है? चिल्ड्रंस में, एल्डरली में, वुमेन्स में या फिर मैन में। तो देखिए सबसे अधिक जो है वो होता है एल्डरली में होता है, मतलब ऐसे लोग जो कि क्या हो चुके हैं? वृद्ध हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो किसी में भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर सिलेक्टेड फॉर फेज 1 क्लिनिकल स्टडी। और देखिए फेज 1 की क्लिनिकल स्टडी में जो है, फेज 1 की क्लिनिकल ट्रायल में जो है कितने लोगों को लिया जाता है या फिर कितने स्वस्थ लोगों को लिया जाता है? टेबल में मैंने आपको बताया था 20 से लेके 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 20 से लेके 50, 150 से लेके 350, 250 से लेके 400 या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से लेके 50। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ। तो जो आपका फार्माकोविजिलेंस है इसको क्यों किया जाता है? ड्रग प्राइस के लिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेज के लिए, ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए या फिर फार्मेसी स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। आपने बिल्कुल सही आंसर इसका निकाला है ऑप्शन नंबर सी, ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए जो है वो फार्माकोविजिलेंस का जो है वो प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थैलिडोमाइड ट्रेजेडी वाज अकर्ड इन। तो देखिए थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जो है कब हुई थी? 51-52 में हुई थी, 58-61 में हुई थी, 79-83 में हुई थी या फिर 1902 से लेकर 2002 में ये हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है आपका ये देखिए, ये जो है आपका 1960 के दशक में हुआ था और उसके बाद जो है इस ड्रग को बैन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है। सीडीएसको का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग सेफ्टी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग सर्विसेज एंड कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन। आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि सीडीएसको का जो है DELHI। ठीक है, तो आपके सीडीएसको का जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। इस चीज को आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है वैसे किसमें? फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर विच, ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री सीडीएसको ऑपरेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये कि जो आपका सीडीएसको है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है,
तो देखिए जो हमारा CDSCO है ये हमारा हेल्थ सेक्टर का जो है आपका डिपार्टमेंट है, मतलब ये जो है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जो है दो भागों में जो है वो बांटा जाता है, टाइप ए टाइप बी। सबसे इसका जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वो यही है, टाइप ए टाइप बी। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है आपको दो तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। Which of the following is true about type A adverse drug reaction? तो देखिए अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है अगर वो टाइप ए की है तो क्या होगी, आपकी डोज रिलेटेड होगी, साथ में प्रिडिक्टेबल होगी। ठीक है, मतलब जो आपका टाइप ए का जो आपका एडीआर है वो क्या होता है, उस दवा के डोज पे डिपेंड करता है, और प्रिडिक्टेबल होता है कि हाँ ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है अगर आप इस दवा को लेते हैं। और ये जो है, और ये जो आपका यहाँ पर टाइप 1 का जो एडीआर है ये जो है आपका बहुत ज्यादा जो है ये आपका खतरनाक नहीं होता, मतलब ये जो है आपका नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो टाइप ए का जो आपका एडीआर ये क्या होता है, डोज से रिलेटेड होता है, और क्या है ये आपका प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब इसके बारे में जो है पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर आप इस दवा को लेंगे तो ये चीज जो है आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following is true about टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो टाइप बी की बात की जाए तो टाइप बी में क्या है, ये आपका डोज से ये रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, टाइप बी वाला जो है ये आपका नॉट डोज रिलेटेड, प्लस ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब इसके बारे में जो है वो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि इस ड्रग से जो है वो क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कराने का मेरा मतलब यही है कि टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये आपको समझ में आ जाए। टाइप ए वाला जो है आपका बिल्कुल कॉमन है, ये आपका डोज डिपेंडेंट होता है प्लस प्रेडिक्टेबल होता है। वहीं टाइप बी की बात करें तो ये आपका डोज पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डोज रिलेटेड होता है, और ये आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन इज नोन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, फार्माकोविजिलेंस, एपिडेमियोलॉजी या फिर फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन इज नोन एज फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विड्रॉल ऑफ ड्रग फ्रॉम पेशेंट इज नोन एज। तो देखिए अगर किसी पेशेंट को कोई दवा दी गई और उससे जो है उस मरीज में एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो इसका जो है टर्म क्या है, री चैलेंज, डी चैलेंज, प्री मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी चैलेंज। ठीक है, क्या है, डी चैलेंज। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर एडीआर हो रहा है और यहाँ पर उस दवा को जो है वो आगे उस पेशेंट को देना बंद कर दिया गया, उसका विड्रॉल कर लिया गया, तो क्या बोलेंगे, डी चैलेंज बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ICD का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इसको कौन जो है इसको प्रकाशित करता है, कौन पब्लिश करता है, CDC करता है, NIH करता है, FDA करता है या फिर WHO करता है। क्वेश्चन का सही आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इंडिया ज्वाइन WHO एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन। तो देखिए भारत ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम को कब ज्वाइन किया, 60 में, 85 में, 90 में या फिर 97 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1997। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम को भारत ने 1997 में जो है वो उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फार्माकोविजिलेंस में CRO का फुल फॉर्म क्या है, काउंटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्लायंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए CRO का फुल फॉर्म होता है फार्माकोविजिलेंस में कॉन्ट्रैक्ट
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम IDMP, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम WHO का, इसकी स्थापना कब हुई थी? द WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 86, 1996 या फिर 68। ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 1968। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम को जो है 1968 में जो है इसको लागू किया था, या फिर इसकी स्थापना जो है वो उसने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है MED DRA का फुल फॉर्म क्या है? MED DRA का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल, ठीक है, क्या दिया गया आपका? दिया गया कि मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज, मेडिकल डायरेक्टरी फॉर रेगुलेटरी अफेयर, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेशन एंड एक्शन, मेडिकल डायरेक्टरी फॉर रेगुलेशन ऑफ अफेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज। ठीक है, इस चीज को जो है आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ICH का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन, इंटरनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन कमेटी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, थोड़ा सा इसका बड़ा फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI रेगुलेटेड बाय। ठीक है, देखिए भारत में जो है जो भी आपके फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है, इसको जो है कौन नियंत्रित करता है? CDS को करता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया? ब्लैंक दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व फर्स्ट टाइम ह्यूमन ट्रायल इन स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट। तो टेबल में जो है मैंने इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि पहली बार इंसानों पे जो है किस फेज में क्लिनिकल ट्रायल होता है? फेज 1 में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पोस्ट आपका फेज 4 क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है आपका क्या होता है? फेज 4 वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ प्री क्लिनिकल, ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो देखिए प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का पर्पज क्या, उद्देश्य क्या? तो मैंने क्या बताया है, जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स है आप इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल जो है वो हमेशा जो है इंसानों पे नहीं होता है, वो जानवरों पे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर देखकर। टू वेरीफाई दैट ड्रग इज सफिशिएंटली सेफ एंड इफेक्टिव टू बी टेस्टेड इन ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो इस चीज के लिए किया जाता है कि जो आपकी ड्रग है, ठीक है, वो जो है पर्याप्त रूप से सुरक्षित है और असरदार है, ताकि जो है इंसानों पे उसका प्रयोग हो। तो कोई भी जो आपके पर नई दवा है, नया मॉलिक्यूल है, वो इंसानों पर जो है, ठीक है, पर्याप्त रूप से सेफ है, सुरक्षित है, इफेक्टिव है, तभी जो है उसका ह्यूमंस पे प्रयोग होता है। कब होता है? फेज 1 में होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। तो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सी संस्था जो है रिस्पॉन्सिबल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FDA, WHO, EMA या फिर उपासला मॉनिटरिंग सेंटर। क्वेश्चन का सही आंसर है उपासला मॉनिटरिंग सेंटर, UMC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वीडन में है। कहाँ पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which phase of clinical trial is primarily related to pharmacovigilance। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फेज है क्लिनिकल ट्रायल का जो कि जो है प्राथमिक रूप से या फिर, ठीक है, प्राइमरली जो है वो किससे रिलेटेड है? फार्माकोविजिलेंस से जो है वो रिलेटेड है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो ये जो है आपको ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन का सही आंसर है फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, देखिए जहां भी फार्माकोविजिलेंस आ गया मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग जो है वो कब होती है? जब कोई भी दवा जो है आपकी मार्केट में आ जाती है, मार्केट में प्रयोग होने लगती है,
पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इसको कहते हैं। फेज 4 क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फार्माकोविजिलेंस। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, आपने इसको निकाल लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्ट, असेस, अंडरस्टैंड, प्रिवेंट एडीआर, एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो दवा से होने वाला कोई भी एडवर्स इफेक्ट उसको डिटेक्ट करना, उसका मूल्यांकन करना, उसको समझना, उसको रोकना फार्माकोविजिलेंस का मेन काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन दैट इज हार्मफुल, नुकसानदायक, एंड अनइंटेंडेड, मतलब उसके बारे में हमने सोचा नहीं था, अकर्स एट डोज नॉर्मली यूज इन ह्यूमन। ठीक है, तो किसी भी दवा का वह नॉर्मल डोज अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल डोज का हमने प्रयोग किया है, हमने उसका सही एप्लीकेशन किया, उसके बाद भी अगर कोई नुकसानदायक और क्या लिखा गया, अनइंटेंडेड, मतलब इस चीज को हम चाहते नहीं थे कि इस तरह का हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हमें ऐसा नुकसानदायक रिस्पॉन्स अगर हमें किसी दवा से देखने को मिल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि फार्माकोविजिलेंस का कंपोनेंट नहीं है, हिस्सा नहीं है? डिटेक्शन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ये तो है, असेसमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ये भी है, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ये भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो है मार्केटिंग ऑफ ड्रग जो है ये आपका फार्माकोविजिलेंस का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड ऑफ फार्माकोविजिलेंस डेटा कलेक्शन। तो देखिए फार्माकोविजिलेंस डेटा कलेक्शन जो है वो डॉक्टर्स करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए Which of the following is benefit of pharmacovigilance। तो फार्माकोविजिलेंस का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, आप सभी को पता है, ड्रग सेफ्टी को इंप्रूव करना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस इज रिलेटेड टू फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। इस चीज को याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फेज 4 टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ ड्रग आफ्टर इट हैज बीन मार्केटेड। यही क्वेश्चन का सही आंसर है। जब कोई दवा मार्केट में आ चुकी है, बहुत सारे लोगों पे जो है और उसका जो है वो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उस ड्रग को मॉनिटर करना, उसकी सेफ्टी को मॉनिटर करना पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहलाता है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल के फेज 4 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द येलो कार्ड स्कीम। ठीक है, या फिर जो है आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज येलो कार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द यूके। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है एक सिस्टम बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? येलो कार्ड स्कीम बोलते हैं। और इसके माध्यम से जो है अगर किसी भी दवा से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है, उसकी जो सूचना है वो अथॉरिटीज को दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमने 48 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 48 हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया है। अब इससे अधिक जो है कोई टॉपिक जो है आपसे नहीं पूछेगा फार्माकोविजिलेंस में, लेकिन फिर भी जो है हम कुछ क्वेश्चंस आगे और भी कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, और बाकी की जो भी वीडियो क्लास की जो आपकी पीडीएफ नहीं आई है अभी तक, उसको भी जो है आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट। हेलो।